जवाब दिया एक सदस्य ने संसद के कि भाई मोदी जी नेहरू और इंदिरा गांधी तक देश में हिंदुओं की चिंता करता है, उस पर रोज आज डिबेट चल रही है, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया। पिछले साल मई से मणिपुर जल रहा है, उस पर एक डिबेट नहीं। ₹1 विनेश फोगाट पे खर्च किया। अरे तुम्हारे बाप के घर का था वो 17 लाख, वो 17 लाख आपका पैसा नहीं था। 140 करोड़ जनता को रोजगार का वादा लेके आए थे और रोजगार की जगह 5 किलो राशन पकड़ा दिए, ताली बजवाने लगे, थाली हाथ में पकड़ा दिए। बिहार से निकली हुई चिंगारी आज पूरे देश में जलने के लिए तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाति जनगणना की। नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से सदन में जाति जनगणना मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं, पूरी सरकार उनके ऊपर तरह तरह के बयानों के माध्यम से हमलावर हो पड़ी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जनता रॉक्स में। आज हमारे पास इस जाति जनगणना के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री वैभव त्रिपाठी जी। वैभव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जाति जनगणना पूरे देश के राजनीतिक गलियारे में एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर सरकार कुछ कहती है, विपक्ष कुछ कहता है। तो आज देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या विचार रखती है और वैभव जी क्या पक्ष रखेंगे। वैभव जी, अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू करूं। बोलिए। आखिर कांग्रेस पार्टी के लिए ये जाति जनगणना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना हुआ है? कांग्रेस देश को आज़ाद कराने से लेकर देश को आज इस विकास के रास्ते पर लाने तक का योगदान है कांग्रेस का। और कांग्रेस देश का विकास चाहती है, जनता का विकास चाहती है। कांग्रेस की वो सोच थी कि जहां मंगल तक विश्व में कोई नहीं पहुंच पाया था, हम पहले अटेम्प्ट में पहुंच गए, मंगल पर विजय हमारी हुई। जब देश आज़ाद हुआ था तो भूखमरी थी, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस की वो सोच ही थी कि कांग्रेस ने एक तरफ गरीबों को हक दिलाने की बात की, जमींदारी उन्मूलन की बात की, जो निर्धन थे उनको ज़मीन मिली। तो एक तरफ जो गरीब आदमी था उसको शिक्षा मिले, उसको उसका हक मिले, ये शुरू से एजेंडा था और ये आज़ाद भारत की मांग भी थी। और देखिए, देश तरक्की तभी करेगा जब देश के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं संभव है कि कुछ चंद लोग बहुत बड़े पूंजीपति बन जाएं और बाकी लोग गरीब रहें, बाकी लोग 5 किलो राशन पे रहें। तो अडानी की, अंबानी की संपत्ति तो आसमान छू रही है, विश्व में टॉप में है वो, लेकिन बाकी लोगों को, 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो राशन हम देते हैं, खाना हम देते हैं। बड़ी बेशर्मी से 10 साल की सरकार हो गई है। 10 साल की सरकार का में उनकी उपलब्धि यही है कि वो 5 किलो चावल मुफ्त दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ये जो राशन था, फूड सिक्योरिटी बिल, जिसका ये तमगा लेके घूमते रहते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल, भोजन का अधिकार, कांग्रेस सरकार में पास हुआ और उसमें ये था कि ₹1 किलो गेहूँ और ₹2 किलो चावल दिया जाए, जिससे गरीब आदमी अपना भरण पोषण कर सके। और वो लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, इस सरकार ने कोरोना की आड़ लेके फ्री और सीना ठोकते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन को पूरा राशन नहीं कह सकते, चावल को राशन नहीं कहा जा सकता। राशन मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सिर्फ ये चावल दे रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ रोजगार का 2 करोड़ रोजगार का वादा लेके आए थे और रोजगार की जगह 5 किलो राशन पकड़ा दिए, ताली बजवाने लगे, थाली हाथ में पकड़ा दिए। तो इन बातों पे चर्चा ना हो और ये लोग हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बढ़ाते हैं। तो राहुल गांधी ने जो जनता के मूल मुद्दे हैं उस पे बात की, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात की, जाति जनगणना की बात की। जाति जनगणना देश के लिए इसलिए आवश्यक है कि जब हम उसका आकलन करेंगे, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होगा, डेटा होगा, तब हम उस हिसाब से योजनाएं बनाएंगे जिससे गरीब तबके के जो शोषित, पिछड़े, वंचित लोग हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। और जब वो तरक्की करेंगे तो देखेंगे कि ये देश की जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी।
तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि देश को आगे ले जाना है। इस वजह से उन गरीबों का डाटा क्या है, आंकड़े क्या हैं, वो आवश्यक है जानना। और हमको पता होना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है और उनकी समाज में भागीदारी क्या है और वो रोज़गार में कितना उनको भूमिका उनकी है, रोज़गार कितना मिल रहा है। इन सभी मुद्दों की जानकारी के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। तो जाति जनगणना अगर होती है तो इससे देश की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? नहीं, देश की राजनीति में बदलाव आएगा या नहीं आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जाति जनगणना होने से जो गरीबों का एक डेटाबेस है वो मिलेगा और वो मिलने के बाद जब नई योजनाएं बनाई जाएंगी उनके लिए तो देश का तरक्की ज़रूर होगा। तो देश की तरक्की और समय की मांग है जाति जनगणना। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश जी थे तो बिहार में जाति जनगणना हुई। उसका सबसे मुखर विरोध अगर किसी ने किया तो मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी या तो अपना स्टैंड क्लियर करें। तो अभी नीतीश जी के साथ गठबंधन बना के वो समर्थन तो दे रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था कि जाति जनगणना का मुखर विरोध मोदी जी ने किया, तो मोदी जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि बिहार की जाति जनगणना के पक्ष में वो खड़े हैं या उसके खिलाफ आज भी हैं। और दूसरी तरफ नीतीश जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जाति जनगणना जो उन्होंने कराई थी हमारी सरकार में रहते हुए, तो क्या अब उसके एजेंडे से वो भटक गए हैं या वो अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात जो दोनों की है वो इन दोनों नेताओं को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने तो ये स्पष्ट कहा है कि जाति जनगणना होगी और हम करा के रहेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से ये हमला होता रहता है कह के कि जाति जनगणना एक समाज में विभाजनकारी नीति है। नहीं, देखिए वो भ्रम फैला रहे हैं। वो इसलिए भ्रम फैला रहे हैं, आपको भी पता है कि जाति का मतलब क्या है और कहाँ हम जाति नहीं बता रहे हैं। हर जगह हम जाति बताते हैं। और विभाजन की बात, भाजपा की कार्यकारिणी गठित होती है, भाजपा कैबिनेट बनाती है, हर जगह तो वो बताती है कि मैं इस जाति का इतने, इस जाति के इतने, तो कहाँ वो भेद नहीं उत्पन्न करते हैं। मामला ये है कि चाहे कोई फॉर्म हो, चाहे किसी सरकारी योजना की बात हो, हर जगह हर व्यक्ति अपना नाम और जाति लिखता है। तो वो पहले से है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। डेटा उठाकर आखिर किया क्या जाएगा? तो एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि वो जातियाँ पहले से हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी चीज़, वो डेटा जो होगा, डेटा कलेक्ट होगा कि कौन जाति का कितना आदमी है, कितना उसको भागीदारी मिली है, ये चीज़ें होंगी। और उस डेटाबेस के आधार पे ही तो भविष्य की योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे जो शोषित वंचित हैं वो शोषित वंचित लोग अपलिफ्ट हो सकें। और जब वो अमीर होंगे, वो अपलिफ्ट होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो मुख्य धारा में आएंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। अच्छा वैभव जी, आप क्या ये बता सकते हैं कि इस बार आगामी चुनाव जो विधानसभा के अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं, इसमें क्या ये जाति जनगणना वाला मुद्दा प्रभावशाली होगा? क्यों नहीं होगा। जनता अपने हक के लिए जागरूक हो रही है, तो जनता अवेयर है इस बात को लेके कि हमारे बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे डेटा मिले, अभी एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि नहीं, आरक्षण तो मिलता है लेकिन उसमें 90% लोगों को कोई आरक्षण ही नहीं मिला है, ना उनको एडमिशन मिला है, ना उनको कोई जॉब मिली है। तो इसी के लिए तो जाति जनगणना की आवश्यकता है। इसी के लिए तो आवश्यक है कि नहीं, सभी को समान भागीदारी मिल सके। जो गरीब तबके का आदमी है उसको आगे ले आया जाए। तो जब तक, देखिए बेसिक बात क्या है कि अगर गांव में 2 लोग अमीर हों और बाकी सब निर्धन हो, गरीब हों, लाचार बेबस हों, तो वो गांव तरक्की नहीं करता। उसी तरीके से देश में 2 अडानी और अंबानी बहुत अमीर हो जाएं, विश्व स्तर के अमीर हैं वो, मतलब नंबर 1-2 की बात हो रही है, और बाकी बहुत गरीब हैं, 5 किलो राशन के लिए मजबूर हैं, 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो ये तो अपने आप में स्पष्ट है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई का आलम ये देख लीजिए कि 400 का जो सिलेंडर था उसको 1200 कर दिया गया, उसके बाद 100 रुपये 200 रुपये कम करके 1000 अभी भी है। तो 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 1000 रुपये हो गया। लेकिन आप कंपैरिजन करिए कि 2014 में जो एक मज़दूर की मजदूरी थी वो बढ़ी उस रेशियो में क्या, 2014 में जो कर्मचारी था
उसकी जो तनख्वाह थी, वेतन था, वो उस रेशियो में बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा है। जब ऐसी स्थिति नहीं हुई तो महंगाई है। अब हम आंकड़ों में कि इन्फ्लेशन रेट ये है, परसेंटेज से वो आंकड़े नहीं। सरकार यही घुमा रही है जनता को कि इन्फ्लेशन रेट इतना है, इतने परसेंट है, इस क्वार्टर में घट गया, उस क्वार्टर में बढ़। मैं ये कहता हूँ कि जिस क्वार्टर में इन्फ्लेशन रेट घटा है उस क्वार्टर में क्या सिलेंडर 1200 से 800 हुआ है, 400 हुआ है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता इस महंगाई वाले मुद्दे पे तो ये कहते हैं कि 2014 से पहले देखिए इनके टाइम पे भी पेट्रोल इतना रुपए मिलता था और गैस इतने इतने रुपए महंगा होता था। मैं एक बात और बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं कई जगह इस बात को कह चुका हूँ, और पेट्रोल का जो कच्चा तेल का दाम था, $122 कच्चा तेल था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे थे, और बनारस में पेट्रोल 69 रुपये 77 पैसे था, लगभग 70 रुपये। आज 70-80, अब बढ़ गया है इस महीने थोड़ा सा, लेकिन 60-70-80 के आसपास ही है, मतलब आधे पे है। आधा रेट पे कच्चा तेल खरीद के ये 70 की जगह 100 में पेट्रोल दे रहे हैं। इस पे थोथी दलील भाजपा के लोग देते हैं कि नहीं जी, 2004 में 38 रुपये पेट्रोल था। तो सवाल का जवाब ये है कि कच्चा तेल उस टाइम $35 प्रति बैरल था और 38 रुपये पेट्रोल था। कांग्रेस के समय में $160 पेट्रोल था और $160 कच्चा तेल था और 70 रुपये पेट्रोल था, और आज $70 कच्चा तेल है और 100 रुपये पेट्रोल है। तो कंपैरिजन उस पर भी कर लीजिए ना। हमने कभी कहा क्या? हमारी प्रमुख जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हम प्राथमिकता में रखते थे गरीब को, गरीब आदमी को महंगाई से त्रस्त न होना पड़े, इस वजह से वो टैक्स में वृद्धि हम नहीं करते थे। 18% सेंट्रल एक्साइज 2014 तक था पेट्रोलियम पे, आज कहाँ है? उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं कि सेंट्रल एक्साइज बेहिसाब बढ़ाया गया है। और कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है, कौन सा ऐसा मैथमेटिक्स है जो कि $122 का कच्चा तेल खरीदता था तो 70 रुपये पेट्रोल मिलता था, और आ रहती है। और नहीं तो अगर हिम्मत है तो हिंडनबर्ग की, अगर राफेल की, इन सभी मामलों की जांच करा दीजिए जेपीसी से। तो जेपीसी से जांच कराएंगे तो उसमें से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जांच से चोर भागता है, ईमानदार तो सामना कर है, वो तप कर आता है, कुंदन बन के निकल जाता है। ये 2G कह रहे थे, 2G में इनकी सरकार थी ना भाई, आपने आरोप लगाया, हमने उसकी जांच कराई, हमारी सरकार चली गई उसी मुद्दे पे, और लास्टली आप जब जांच कर रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्लीन चिट तो 2G में मिला, राफेल की जांचें कहाँ हुई? ये फर्जी बात है कि एक पिटीशन के निस्तारण में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गोपनीयता के आड़ में भ्रष्टाचार नहीं छिपाया जा सकता, आप उसको क्लीन चिट मान लो, तो ये तो मुझे लगता है कि नहीं, मूर्खता है। आपको भी इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा ऐसा मामला था जिस बार हम देख लेंगे। वैसे हमको याद है कि न्यूज़ में फ्लैश हुआ था। न्यूज़ को छोड़िए भाई, न्यूज़ बिकाऊ मीडिया की बात ना करना। ये बिकाऊ मीडिया ऐसी मीडिया है, भारत की जनता देखती है न्यूज़ अभी भी। वो कितनी देखती है? यूट्यूब से संख्या कम है। हाँ, यूट्यूब पे ही संख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यूट्यूब चैनलों से सरकार डरने लगी है। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला है, जिससे कि ब्रॉडकास्टिंग बिल आ जाए, यूट्यूब पे लोग बोलना, सोशल मीडिया पे लोग बोलना बंद कर दें। 80 करोड़ जितने मुफ्त लोगों को राशन मिल रहा है, क्या उनके पास टीवी होगा? अब ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि टीवी है कि नहीं है, और टीवी पे लोग न्यूज़ कितने % देखने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, पूरे देश में, हर गांव में, हर परिवार में, मुझे नहीं लगता कि 2-4-5% लोग भी हैं जो कि टीवी पे बैठ के न्यूज़ देख रहे हों। पर्सनली हम भी नहीं देखते। न्यूज़ देखने वाले बहुत कम हैं और नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये सरकार की दलाली कर रही है न्यूज़। सबको पता है कि अग्निवीर पे करोड़ों युवाओं ने विरोध किया, न्यूज़ चैनलों ने नहीं दिखाया। सबको पता है अडानी का भ्रष्टाचार पूरे विश्व में थू-थू हुई, इन्होंने नहीं दिखाया। सबको पता है कि ये गोदी मीडिया
बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करता है, उस पर रोज़ आज डिबेट चल रही है, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, पिछले साल मई से मणिपुर जल रहा है, उस पर एक डिबेट नहीं हो रही है। क्या वहाँ देश के जो हिंदू मर रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं है? बांग्लादेश के हिंदू मर रहे हैं, तुमको बड़ी चिंता हो रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाया जा रहा है, ये तो दिखाई नहीं रही है। नहीं, वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, ये इसीलिए ना, तो देश का जो सामान्य जनमानस है, जिसको राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी इस मीडिया को मानता है कि ये दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, इनको नहीं देखना है। वो यूट्यूब पे खबर देखना पसंद करता है, न्यूज़ सुनना पसंद करता है, टीवी पे नहीं देखता। तो ये गोदी मीडिया बने किस वजह से ये लोग? अरे अब भाई ये तो गोदी मीडिया वाले जाने, उसके लिए हम क्या बताएं। मामला ये है कि अगर जब एक तरफ एजेंडा चलाया जा रहा है सरकार का, सोचिए कि जिन हिंदू हृदय सम्राट लोगों की ये मंशा है, जो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनसे बस एक सवाल पूछ दे। ईमानदार मीडिया अगर होता, गोदी मीडिया ना होता, तो वो ये सवाल करता ना कि ठीक है सर, बांग्लादेश में कुछ 1-1.5 लाख हिंदू हैं, उनको मारा जा रहा है, ये तो गलत है, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये बताइए सर, पिछले 1-1.25 साल से मणिपुर जल रहा है, उस पर भी एक कमेंट कर दीजिए। ईमानदार निष्पक्ष मीडिया का ये सवाल होता है, वो नहीं होगा। मैंने देखा अभी विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं और गोदी मीडिया और भाजपा के लोग और ब्रजभूषण के जो दलाल हैं, वो विनेश फोगाट को ही दोषी मानते हैं। सवाल बड़ा ये है कि क्यों? एक तरफ 140 करोड़ जनता जो देश के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको इस बात की ग्लानि है, दुख है कि यार हमारे पास गोल्ड आते आते रह गया। अरे गोल्ड तो 15 रुपए में खरीद लाएंगे। नहीं, मैं उस पे आता हूँ। गोल्ड आते आते रह गया, लोग दुखी हैं, बहुत खुश थे वो लोग कि विश्व चैंपियन को हराया विनेश फोगाट ने, जो कभी आज तक एक मैच नहीं हारी थी, उसको पटक के हरा दिया और साजिश करने वालों के से हार गई। वहीं सरकार के निकृष्ट प्रवृत्ति के मंत्री कहते हैं कि हमने 17 लाख रुपए विनेश फोगाट पे खर्च किया। अरे तुम्हारे बाप के घर का था वो 17 लाख। वो 17 लाख आपका पैसा नहीं था, 140 करोड़ जनता का पैसा था, और वो अपनी बेटी के लिए अगर खर्चा किया, तुमको अजीब बेशर्मी है। पूरा देश गमजदा है, दुखी है, और तुमको साले 17 लाख की ज़रूरत। उनकी बहन, लेकिन आरोप तो लगा नहीं है ना कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि हमारी बहन तो हमेशा से चैंपियन है, इस पे कांग्रेस राजनीति ना करे। हमने तो नहीं सुना। अब ऐसा क्या नाम है उनकी बहन का जो अभी बीजेपी में शामिल हुई है? नहीं, जो भी है, अब हमने नहीं सुना उस बात पे, तो उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन जानकारी देश की जनता क्या कह रही है वो मायने रखता है कि नहीं रखता है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है ना। बात तो कह रहा हूँ कि जो भाजपा में शामिल हो गया, या जो भाजपा का नेता है, जो ब्रजभूषण के आगे नतमस्तक है, वो क्या कहता है, वो ज़्यादा बड़ा मैटर है कि पूरी देश की जनता क्या सोचती है, वो ज़्यादा बड़ा मैटर है। ये आप सोचिए। हम तो ये कह रहे हैं भाई, ऐसा है कि ब्रजभूषण एक इतना 400 पार का दम भरने वाले प्रधानमंत्री ब्रजभूषण के आगे नतमस्तक हो गए, उसके पैरों पे गिर गए और उसके बेटे को टिकट देना पड़ा। ये भी तो जनता कह रही है। जो जीत के आया, नहीं जीत के आया, लेकिन 400 पार गया क्या? मैं ये तो कह रहा हूँ 400 पार गया क्या? मान लीजिए 400 पार एक जुमला ही समझ लीजिए उसको। अब जुमलों की होली लोग जलाना शुरू कर चुके हैं। अब जनता को ये बात समझ आ गई है कि एक हो के लड़िए, हरा सकते हैं इनको। ये बहुत माहौल बनाए थे मीडिया और भाजपा के लोगों ने, पैसे के दम पे माहौल बनाया था। 400 पार कह रहे थे और 272 पार नहीं कर पाए। तो ये भी तो मामला है भाई। मतलब देश की जनता ने इनको नकारा ना। मोदी की गारंटी को नकारा। तो मोदी की एनडीए को तो चुन लिया। नहीं, एनडीए को चुन नहीं लिया। देखिए ऐसा है, एनडीए में कितने दिन नीतीश बाबू रह पाएंगे और चंद्रबाबू रह पाएंगे, मुझे थोड़ा इस पर डाउट है। पहले की तरह कड़े फैसले लेंगे अब ये तो पूछिए मोदी जी से, ये पूछिए नीतीश जी से, चंद्रबाबू नायडू के अनुसार क्या हो सकता है।
नहीं देखिए, अभी तक तो फिलहाल दिख रहा है कि हाँ अपने मन का स्पीकर भी रख दी, अपने मन का मंत्रालय भी बना नहीं देखिए वो पैरोगेटिव है, प्रधानमंत्री का पैरोगेटिव है कि वो किसको मंत्री बनाता है, और सरकार में जो लोग भागीदार हैं वो डिसाइड करेंगे कि स्पीकर कौन होगा। लेकिन स्पीकर हों या राज्यसभा के सभापति हों, उनका व्यवहार देख के जनता क्या सोच रही है आपको नहीं पता है। महाभियोग प्रस्ताव तो लाया जा रहा है ना। आप जनता के मन का भाव टटोलिए, महाभियोग बाद की बात है। आप जनता के बीच जाइए, पूछिए कि लोकसभा के मुद्दे को अभी जान भी नहीं रही होगी। नहीं, खूब जान रही है, जनता कह रही है। बहुत सही जवाब दिया एक सदस्य ने संसद के कि भाई मोदी जी नेहरू और इंदिरा गांधी तक चले जाते हैं, और हम अगर जीएसटी और नोटबंदी की बात कर देते हैं 5 साल पहले की, तो आप मना करने लगते हैं। तो सरकार के लोग कुछ भी बोले तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, और विपक्ष के लोग बोलते हैं तो आप तुरंत माइक बंद कर देते हैं। तो इतना बड़ा जवाब मिला, अभी मामूली है क्या? देश की जनता देख रही है, देश की जनता को पता है कि ये गरीबों का हक लूट के अमीरों को दे रहे हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव जी। धन्यवाद। अब कल मिलते हैं पब्लिक ओपिनियन के साथ।